हेडी यार, दिस इज आसिफ हियर। हाउ आर यू गाइज फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिक्स क्लास 10th की है, इलेक्ट्रिसिटी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये गाइज, ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है क्लास 10th की है। मैं क्लास 12 का सीरीज़ को रेगुलर कर रहा था, लेकिन एक मेरे सब्सक्राइबर का डिमांड था जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस सब्सक्राइबर्स के डिमांड के कारण हमने क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आपसे साझा करना चाहा। सो फ्रेंड्स, आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूं। वो इम्पोर्टेंट बात ये है गाइज कि आप अगर क्लास 10th में हैं और आगे साइंस के दुनिया में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, बल्कि आप IIT, JEE मेंस, एडवांस या फिर मेडिकल या फिर साइंस के दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी ये सब टॉपिक के। ये तो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें आज हम लोग बहुत बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्यों ज़रूरत है, सबसे पहले कहाँ से है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, इसके बारे में क्या पता चला, क्या नहीं पता चला, वो सारे चीज़ को आज हम लोग कवर करेंगे। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की वो दुनिया जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो गाइज, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या है, क्यों है और कैसे। आज हम लोग का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर होगा, बेसिक लेक्चर होगा, आपको बिल्कुल सारे के सारे चीज़ समझ में आएगी। सो गाइज, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनते ही हम लोग के दिमाग में आता है कि ये जो हम लोग मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। मतलब आज के दुनिया में बचपन से लेके 55 तक हर आदमी जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है। एक छोटा बच्चा भी, उसको खिलौना का ज़रूरत है तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला खिलौना यूज करता है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला हम लोग मोबाइल यूज करते हैं। ये जो पूरी लाइटनिंग का सेटअप की गई है, आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही देख रहे हैं। यानी आप कुछ देर के लिए जूम कर सकते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्या होती। तो आप ये जब सोचिएगा तो आपको दिमाग में सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि काश वो ज़माना क्या वो ज़माना था जब लोग दिया जला जला कर पढ़ा करते थे। बाबा आदम का ज़माना था जिस समय आप लोग पत्थर से आग जलाया जाता था, चिंगारी से। तो क्या वो ज़माना रहा होगा और आज क्या ज़माना है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप लोग गांव के रहने वाले होंगे या फिर शहर के रहने वाले होंगे, तो जो लोग शहर के रहने वाले होंगे तो शहर में तो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है। लेकिन जो लोग गांव के रहने वाले होंगे वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी कटती है। लेकिन जो लोग शहर में रहने वाले हैं वो गाँव में आते होंगे और गाँव में इलेक्ट्रिसिटी सही से फ्रिक्वेंट वे में नहीं रहती होगी, तो उनको लगता होगा कि अरे कहाँ आ गए हैं, बार बार लाइट कट हो जाती है। तो हमारे कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा डिजायरस थिंग बन गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्यों है, कैसे है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे छोटू, हम आप लोग को देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होगा, इट इज मोस्ट डिजायरस थिंग इन मॉडर्न डे। यानी आज के ज़माना में, आधुनिक युग में, मॉडर्न डे का मतलब आधुनिक युग में इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग का प्रयोग है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचलित हो चुका है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बहुत ज़्यादा इच्छुक है। यानी ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज होने वाला चीज़ है। हाल हम लोग हर चीज़, एक छोटा चीज़ जो है कि एक घड़ी हो, घड़ी से लेकर बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी इस इलेक्ट्रिसिटी के ही बल पे चल रही है। आप देखिए, छोटा सा मोबाइल ले लीजिए, आप छोटा सा एक वॉच ले लीजिए, इवन आजकल घड़ी से चलने वाला कलम भी आ गया है, पेन भी आ चुका है। यानी छोटा से लेके बड़ा चीज़, सारा के सारा चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। यानी इट इज़ मोस्ट डिजायरस थिंग इन मॉडर्न। यानी ये इस आधुनिक ज़माने में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली चीज़ है और इससे हम लोग का जीवन और भी आसान बनता जा रहा है। दूसरा चीज़ होता है क्या कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी ये इलेक्ट्रिक जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी में दोस्तों आपको बहुत प्रकार के पढ़े होंगे, एनर्जी बहुत प्रकार का होता है। तो एनर्जी बहुत प्रकार का पढ़े होंगे, आप लोग 9 में पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, हीट एनर्जी के बारे में, बहुत सारे एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही एक इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रकार का एनर्जी है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कैसे है, क्योंकि एनर्जी है इसलिए क्योंकि वो हम लोग को हर तरीक़े से एनर्जी दे रहा है। जैसे बल्ब है, बल्ब जल रहा है, यानी बल्ब जल रहा है, यानी हम लोग को बल्ब क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। क्योंकि बल्ब कैसे जल रहा है, बल्ब लाइट एनर्जी के रूप में बल्ब जल रहा है। और लाइट एनर्जी कहाँ गया, लाइट एनर्जी कैसे आया, तो जब इलेक्ट्रिसिटी आया तो लाइट एनर्जी आया, और लाइट एनर्जी से क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। इट कैन बी प्रोड्यूस
फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। सर इसका मतलब नहीं समझे। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है कोई भी अदर जितना भी सोर्स होते हैं लगभग सबसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। आपको इसी क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि हम ही पढ़ाएंगे। हम तो क्लास 10th का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो निश्चित है कि पढ़ाएंगे। क्लास 10th का एक सीरीज है जिसको कि हम पढ़ाएंगे। उसमें आप लोग को क्या पढ़ाएंगे छोटू, उसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कैसे बनता है। तो हम आपको बताएं कि इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको कोई बहुत सारे सोर्स से बनाया जा सकता है, जैसे कोयला के बारे में जानते हैं कि कोयला से भी हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाते हैं, यानी कोयला से भी हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाते हैं। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाते हैं, थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाते हैं, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को बना लेते हैं, फिर उसके बाद जियो थर्मल एनर्जी से भी हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बना लेते हैं। यानी बहुत सारे सोर्स से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी ये बहुत सारे सोर्स से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यानी एक ऐसा फाइनेस्ट एनर्जी हम लोग जियो थर्मल यानी अर्थ में के क्रस्ट में जो लावा होता है उससे भी हम लोग एनर्जी बनाते हैं। हम लोग विंड एनर्जी बनाते हैं, विंड से भी हम लोग एनर्जी यानी पवन चक्की आप लोग जानते होंगे, विंड एनर्जी से भी हम लोग क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बना लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी बना लेते हैं। जैसे कि बताया कोयला से भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी, थर्मल पावर प्लांट से भी। तो ये सारे चीज़ें से हम लोग यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है अदर सोर्स ऑफ एनर्जी से भी क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जितना भी बहुत सारे दुनिया में जितना भी एनर्जी है लगभग एनर्जी जो होता है कितने में कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मैं बताया था हीट एनर्जी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। कोयला को गर्म करने के हम लोग कोयला के उससे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा कर लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिक, बड़ा डैम जो होता है डैम से भी हम लोग, पानी से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ऑलमोस्ट जितना भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है हर सोर्सेस ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या पैदा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं। और आजकल के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कितना है वो तो हम लोग समझ ही सकते हैं। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी किए ना मेरा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगा और ना ये बोर्ड पे पूरा चीज़ साफ दिखाई देगा, क्योंकि लाइट नहीं जलेगा तो साफ दिखाई नहीं देगा, साफ नहीं दिखाई देगा तो वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा। सो गाइज हम लोग का इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक मोस्ट डिजायरस थिंग है, ये एक एनर्जी का प्रकार है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि ये किसी भी अलग प्रकार के एनर्जी से बनाया जा सकता है, ऑलमोस्ट सब एनर्जी से इसको हम लोग बना सकते हैं। और एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर पॉइंट में, देयर आर सम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम ओवर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है और प्रकार की एनर्जी से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एडवांटेज मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वो बढ़िया कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है क्या है, इट्स अ क्लीन एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है क्या है, क्लीन एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हीट पैदा करते हैं। जैसे क्या आप लोग आपके घर में हीटर होगा, आपके घर में एसी होगा, यानी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से क्या पैदा करते हैं, हीट पैदा करते हैं। हीट पैदा करते हैं यानी वो जो इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट पैदा होता है वो फाइनेस्ट यानी क्लीन एनर्जी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोयला से जब आग जलाकर हीट पैदा कीजिएगा तो आग तो जलेगा ही जलेगा, प्लस में आपका हाथ भी गंदा होगा। उसके बाद में जो रस बच जाता है उसका राख बोलते हैं, वो राख भी बचेगा नहीं, वो फाइनेस्ट नहीं है। उसमें को 1 किलो कोयला लाइएगा तो थोड़ा सा एनर्जी जलेगा, लेकिन ये जो है बहुत सारे एनर्जी से मिल के बना हुआ होता है, बहुत प्रकार के एनर्जी से इस एनर्जी को बनाते हैं, इसीलिए फाइनेस्ट एनर्जी हो जाता है। इसीलिए सारे एनर्जी के ऊपर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, हावी हो जाता है। बहुत बड़ा मशीन चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का ज़रूरत होता है, तो हावी हो जाता है कौन सा, सारे एनर्जी पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ही हावी हो जाता है। तो जो हम लोग का इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या है, ये क्लीन एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी क्यों है बता दिए कि कोयला से हम लोग हीट पैदा करेंगे एक, तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होगा, और केवल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी पैदा करेंगे तो वो एनर्जी बिल्कुल क्या होगा, फ्री एंड फाइन होगा। और क्लीन एनर्जी का मतलब समझ गया। दूसरा क्या है, इट्स अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फ्लेक्सिबल सोर्स कहने का मतलब क्या कि इस एनर्जी से हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों को भी चला सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी चला सकते हैं। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रहा है, रोड के बाई रोड आपका ट्रांसमिट होकर इलेक्ट्रिसिटी बाई रोड बाई पोल आपके गांव में गुजरा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आपके शहर में गुजरा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जब तार से आप अपने घर में लाते हैं तो आप उससे आप एक इन्वर्टर भी चला लेते हैं, आप एक छोटा सा 9 वाट का 7 वाट का बल्ब भी जला लेते हैं, उससे एक बड़ा सा
फ्रिज भी चला लेते हैं, उससे बड़ा सा गीजर भी चला लेते हैं, उससे बड़ा सा वॉशिंग मशीन भी चला लेते हैं। यानी आप एक घड़ी का बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं, एक मोबाइल का बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल एनर्जी है, ये कहीं भी फिट हो सकता है। लेकिन जो कोयला होता है, कोयला को आप ज़्यादा कोयला लाइएगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, कम कोयला लाइएगा तो कम एनर्जी मिलेगा। तो कोयला लाने में ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च होगा। कोयला बाहर से खरीद के लाइएगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा कोयला खरीद के लाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च होगा, फिर कोयला का खर्च होगा, बहुत सारा खर्च बढ़ जाएगा। नहीं फ्लेक्सिबल हो नहीं, आप छोटा काम के लिए कोयला का यूज नहीं कर सकते हैं, बड़ा काम, बहुत ज़्यादा बड़ा काम के लिए भी कोयला का यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है बस आपके गाँव से पास कर रही है, आप अपने घर में खींच कर उसको से आप एक छोटा सा पंखा भी चला सकते हैं, एक बड़ा सा मोटर भी चला सकते हैं, एक बहुत बड़ा कंपनी भी अपने घर में लगा सकते हैं, आप एक वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, आप रेफ्रिजरेटर भी चला सकते हैं, आप गीजर भी चला सकते हैं, आप एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं। यानी एनर्जी एक ही है लेकिन उससे सारा काम हो जा रहा है। लेकिन मान लीजिए दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कोयला के से हम लोग पैदा करते हीट को, तो वो कोयला से पैदा करने के लिए हम लोग को क्या होता है, बहुत सारा कोयला लाना पड़ता है, बहुत सारा अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। इसीलिए क्या है, एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये ईजी टू ट्रांसपोर्ट है, इट्स ईजी टू ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ईजी कैसे है, ईजी इसलिए है कि आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव में एक पोल बना होगा, उस पोल से दूसरे पोल पे, दूसरे पोल से तीसरे पोल पे, यानी एक बाई रोड बाई पोल ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी में जैसे आपका तेल देखिए, जो फ्यूल होता है, फ्यूल को भेजने के लिए बहुत बड़ा अंदर धरती के अंदर पाइप बिछाया जाता है। मान लीजिए हम लोग का देश में जो तेल आता है ऑयल, वो आता है कहाँ से, गल्फ़ कंट्री से। गल्फ़ कंट्री से जब आता है हम लोग का देश में आयल, तो बहुत बड़ा पाइपलाइन बिछा हुआ है धरती के अंदर से ही, और उस पाइपलाइन से तेल आता है। तो उस पाइपलाइन को बिछाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। उस पाइपलाइन को धरती के अंदर बिछाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है तो ट्रांसपोर्टेशन में ईजी नहीं है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है। वैसे ही कोयला को देखिए, वैसे ही और भी सारा एनर्जी को देखिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में खर्च होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए मात्र 2 वायर का ज़रूरत होता है और एक पोल का ज़रूरत होता है। 2 वायर और एक पोल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एक जगह से क्या होता है, दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होगा दोस्तों, तो वो मतलब बीच में कम भी नहीं होता है, लेकिन जो क्या होता है, और जो एनर्जी होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उस एनर्जी को क्या करना पड़ता है, वो कम हो जाता है। लेकिन ये एनर्जी कम नहीं होता है। जितना हम, मान लीजिए मेरा घर पटना में है और आपका घर दिल्ली में है, तो हम पटना से इलेक्ट्रिसिटी को दिल्ली में भेजें तो जितना इलेक्ट्रिसिटी पटना से दिल्ली में भेजेंगे, ऑलमोस्ट 99.9% इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में जाएगा ही जाएगा। लेकिन बाकी और सोर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, बाकी बीच में कुछ कम हो जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसपोर्टेशन है क्या है, ईजी है। ये मोर इफिशियंसी भी है, इसका बहुत ज़्यादा इफिशियंसी है, इससे हर काम, इस इफिशियंसी का मतलब होता है कुशल, इससे बहुत सारा काम को लिया जा सकता है। अभी पता है कि इसको बचपन से लेके 55 तक का लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग छोटा से छोटा मशीन से लेके बड़ा से बड़ा मशीन चलाने के लिए यूज करते हैं। वैसा मशीन जो हम लोग अपने हाथ में लेकर घूमते हैं वैसा मशीन है, और वैसा मशीन जो मशीन बहुत बड़ा हो वैसा मशीन भी हम लोग इसी इलेक्ट्रिसिटी से चला लेते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इफिशियंसी है। उसके बाद किस 5वां नंबर पॉइंट क्या है, 5वां नंबर पॉइंट कह रहा है का डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग डबल इन एवरी 8 to 9 ईयर्स। तो और दोस्तों हम लोग के गांव में इलेक्ट्रिसिटी का भी, हम लोग का इंडिया ही देश है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से नहीं है। अभी बहुत सारे गांव में आप जाइएगा जहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी से बाधित है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते नहीं है, जानते भी है तो मात्र 1-2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी आता है। इसलिए हम लोग के देश में जब भी नेता लोग भाषण देते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं पूरे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचवा दूंगा। मतलब जब तक इलेक्शन का कैंपेन चलाना होता है तब तक वो बोलते हैं कि मैं पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी लाऊंगा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा नीडेड सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरियात चीज़ है, इसीलिए वो बोलते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी बहुत सारे गाँव घर कस्बा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा है। तो लेकिन क्या होता है, ये हर 8 से 9 साल के बाद इसका डबल मांग हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस गांव में आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या होगा, दूसरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो क्या होगा, कुछ साल बाद इस गांव में भी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा। तो इसी कारण हर 8-9 साल बाद इसका डिमांड डबल हो जाता है। तो हम लोग को मोर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को सेव इसलिए करना चाहिए ताकि आगे वाला जनरेशन को मिल सके, क्योंकि ये भी एक लिमिटेड एनर्जी है जिसको हम लोग बनाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, फिर थर्मल पावर प्लांट से, जियो थर्मल से, फिर विंड एनर्जी से, फिर
सुनामी से भी बनता है, यानी बहुत सारा प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। जब सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका क्यों यूज है, कैसे यूज है, सारा चीज़ देखिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी का एडवांटेज दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी से कैसे बढ़िया है वो भी देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले कौन सोचा। सबसे पहली बात आती है, हम लोग अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तब तक आपको 1 मिनट का ब्रेक देते हैं। गाइज हमने आपको 1 मिनट का ब्रेक दिया था, अब हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या, यानी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का तो खोज उसी प्रकार उसी समय से हमको लगता है कि हो चुका होगा जब लोग पत्थर टकरा कर आग जलाया करते थे, यानी अर्ली मानव इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते थे, क्योंकि वो पत्थर टकराते थे तो उसमें से आग निकलता था। वो भी क्या था, एक प्रकार का चार्ज था, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कौन टर्म दिया। तो 600 BC, यानी 600 BC में क्या होता है, एक थेल्स नाम का वैज्ञानिक था, थेल्स नाम का साइंटिस्ट था। कौन था, एक थेल्स नाम का कौन थे, साइंटिस्ट थे। कब की बात है, 600 BC में एक थेल्स नाम का साइंटिस्ट थे, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे। कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे। वहाँ के एक फिलोसफर थे, साइंटिस्ट बोलिए या फिर फिलोसफर बोलिए, जिनका नाम क्या था, थेल्स था। आप लोग नाम सुने होंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि ही सा वेन एवर अम्बर इज रब्ड एंड ब्राउट टू वाट स्ट्रॉ देन इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग स्ट्रॉ एंड द पावर विच इज अट्रैक्टिंग ही नेम्ड एज अ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए सबसे पहले जो थेल्स थे, थेल्स क्या आप बताएं, थेल्स एक बहुत बड़ा फिलोसफर थे, एक साइंटिस्ट ही थे उस ज़माने का, 600 BC के ज़माने का। तो उन्होंने क्या बताया कि एक अंबर एक चीज़ होती है जिसको आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। अंबर क्या होता है आप स्क्रीन पे देख लीजिए। एक अंबर एक चीज़ होता है, और स्ट्रॉ किसको बोलते हैं, स्ट्रॉ घास फूस को बोलते हैं। अंबर को तो हमने स्क्रीन पे दिखा दिया। स्ट्रॉ क्या होता है, घास होता है। तो स्ट्रॉ घास होता है और अंबर एक कोई किसी प्रकार का वस्तु होता है, जिसको आप लोग देख लिए होंगे स्क्रीन पे। तो क्या वो एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसी तरह। तो अंबर को क्या किया, अंबर को किसी चीज़ पे रगड़ दिए। रब्ड मतलब क्या होना, घर्षण करना, रगड़ देना, फ्रिक्शन जनरेट करना। तो अंबर को किसी चीज़ पे रगड़ दिए, और रगड़ने के बाद वो कुछ काम कर रहे होंगे, तो घास का टिनका उनका होगा, यानी घास फूस का जो सूखी हुई टिनका या उसको सूखा हुआ घास जो होता है ना, वो इधर उधर रखा होगा। तो और अंबर को रगड़ दिए, रगड़ कर अंबर से कोई और काम करने जा रहे होंगे, तो कहीं आपस में उनके घर के आसपास कोई घास का सूखा टिनका होगा। तो जैसे ही उस अंबर को अपने हाथ में लिए होंगे, तो आसपास में घास का टुकड़ा हुआ होगा और सूखा हुआ टुकड़ा, और जैसे ही वो अंबर को उसके पास ले गए होंगे या उसके पास से गुजर रहे होंगे, तो क्या देखते हैं कि जो अंबर था वो क्या करता है, घास के टुकड़ा को अट्रैक्ट करता है। तो देखे तो अचंभित में हो गए। तो फिर क्या किए, फिर से वो अंबर को जो था उसको रगड़े, कुछ किसी भी चीज़ पे रगड़ने के बाद बहुत सारा सूखा घास को लाए, और सूखा हुआ घास फूस स्ट्रॉ मतलब सूखा हुआ घास फूस को क्या बोले, अंबर उसके पास ले जा रहे थे सूखा घास के पास। तो सूखा घास को जो अंबर था क्या कर ले रहा था, अट्रैक्ट कर ले रहा था, यानी अंबर जो था सूखा घास को अपनी ओर खींच कर सटा ले रहा था अपने में, उसको आकर्षित कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो उन्होंने देखा तो बहुत अचंभित हुए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने दोस्तों वगैरह से बात भी की। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि जो स्ट्रॉ को खींच रहा था अंबर, उस स्ट्रॉ को जो अंबर जो था ना, स्ट्रॉ को क्या कर रहा था, खींच रहा था। तो उस खींचने के दौरान जो ताकत लगा के वो स्ट्रॉ को अंबर जो खींच रहा होगा, तो उस ताकत को क्या नाम दिए, पावर। और उसी पावर को क्या नाम दिए, वो इलेक्ट्रिसिटी नाम दिए। क्या नाम दिए उस पावर को, इलेक्ट्रिसिटी। यानी अंबर जो था जिस पावर से उस स्ट्रॉ को खींच रहा था, तो क्योंकि कोई भी चीज़ मान लीजिए आपके पास एक चुंबक है, एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट जो है क्या करता है, एक लोहा को, एक आयरन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उसके पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक क्षमता है, उसके पास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक, इस चुंबक में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मतलब कैपेसिटी, इसीलिए ये कोई भी आयरन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे ही उस अंबर जो था, आपको दिखाया अंबर क्या होता है, अंबर को रगड़ने के बाद जो घास के सूखी घास को अट्रैक्ट करने का क्षमता आ जा रहा था। तो क्या बोले कि अंबर को जब हम लोग रगड़ रहे हैं, उसके अंदर जो पावर आ जा रहा है किसी सूखी घास को अपने ओर आकर्षित करने का, तो उस पावर को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी
नाम दिया। उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी टर्म का मतलब डिफाइन कौन किया था? थेल्स ने किया था। कैसे किया? तभी बताया कि अंबर को जब रगड़ने से उसके अंदर जो पावर आ जा रहा है, जिस पावर से वो घास फूस को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसी पावर को उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। क्यों इलेक्ट्रिसिटी उसका नाम दिया? उसके दिमाग में क्या आया हुआ कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया? तो इसलिए नाम दिया क्योंकि बिकॉज इन ग्रीक एम्बर मीन्स इलेक्ट्रॉन। ग्रीक में अंबर का मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रॉन होता था। इसीलिए इलेक्ट्रॉन शब्द से उन्होंने क्या बना दिया? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि बहुत सारे ग्रीक वर्ड आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी, साइंस में भी, हर जगह। तो वैसे ही ग्रीक वर्ड में अंबर का मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन से उन्होंने क्या नाम दे दिया? उस पावर को जो अंबर में आ जा रहा था रगड़ने के बाद, उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। बट ही डिड नॉट प्रूव वाई डिड इट हैपन। लेकिन वो थेल्स जो थे, उनसे बहुत आदमी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, तो उनके बारे में लगभग अच्छी चर्चा होती होगी उस समय में। तो बहुत सारे आदमी उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि अंबर को कोई भी चीज़ पे रगड़ने से वो किसी घास फूस को अट्रैक्ट करने के लिए, सूखी घास फूस को अट्रैक्ट करने के लिए क्षमता आ जा रहा है। उस क्षमता को उन्होंने नाम तो दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। वो भी इलेक्ट्रिसिटी किस आधार पर नाम दिया? क्योंकि अंबर मीन्स ग्रीक में इलेक्ट्रॉन होता था, उसी इलेक्ट्रॉन से उन्होंने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया। लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। वो प्रूफ नहीं कर पाए। उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट चलता रहा। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो असफल नहीं रहे। याद रखिए दोस्तों, आपको बार बार बताते हैं, इतिहास में वही याद रखा जाता है कुछ विशेष काम करता है। ऐसे तो काम हर कोई करता है, परीक्षा हर कोई देता है, लेकिन याद उसी को किया जाता है जो सफल होता है। बाकी असफल व्यक्ति को इतिहास याद नहीं करती। आपको भी मालूम होगा कि सफलता वही रचता है, इतिहास वही रचता है जो सफलता को हासिल करता है। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं आपको हिस्ट्री से सीखना चाहिए। ऐसे तो हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा बता रहे हैं। तो थेल्स के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे फिलोसफर आए, वो भी इनके कहे गए बातों पे चर्चा की, लेकिन वो बहुत लोग सक्सेस नहीं कर पाए। फिर उसके बाद इन 17 सेंचुरी यानी 1700 BC में, कितना 17 सेंचुरी में क्या होता है? तो देखिए 600 BC और फिर 17 सेंचुरी यानी कितना का अंतर हो गया? बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। तो बहुत ज़्यादा अंतर हो गया तो क्या होता है? 600 BC से लेकर 17 सेंचुरी तक बहुत सारे साइंटिस्ट आए होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। इसीलिए उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सफल हुए रहते तो हम लोग उनके बारे में पढ़ते। तो इन 17 सेंचुरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? सर विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था उनका? सर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उनका ऑब्जर्व था कि एक ग्लास रड को सिल्क के कपड़ों पे, यानी ग्लास रड को एक रेशम के कपड़ों पे रगड़ने से वो एक छोटा छोटा कागज़ के टुकड़ा को क्या करता था? अट्रैक्ट कर लेता था। क्योंकि वो ये भी साइंटिस्ट थे, और जो थेल्स ने फिलोसफी दिया था, तो उस समय तो बहुत जगह हल्ला हो गया होगा कि थेल्स साहब ने ये बताया। तो उन्हीं में से एक विलियम गिलबर्ट भी थे, जो कि थेल्स साहब के जो लिखा हुआ बात था, जो उनके द्वारा कही गई बात थी, सुने थे, चाहे पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से। तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट किए तो क्या देखे कि एक ग्लास रड को जब रब करते हैं, सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, तो जो ग्लास रड को सिल्क से कपड़ा का रब करते हैं, और उस रड को कागज़ के छोटे छोटे टिन्नी पार्टिकल, यानी कागज़ के छोटे छोटे टिन्नी पार्टिकल को अपने पास क्या करते हैं? कागज़ के टुकड़ा को लाते हैं, तो जो कागज़ का टिन्नी पेपर होता है ग्लास रड में सटने लगता है, उन्हें अट्रैक्ट करने लगता है। तो उन्होंने क्या देखा कि स्टार्ट अट्रैक्टिंग टिन्नी पेपर, बट ही आल्सो नॉट प्रूव्ड वाई। तो उन्होंने भी कौन? सर विलियम गिलबर्ट ने भी क्या देखा? वो प्रेरित थे किन से? थेल्स से प्रेरित थे। थेल्स से प्रेरित होने के बाद उन्होंने भी क्या देखा कि ग्लास का जो रड है, ग्लास के रड को रेशम के कपड़ा से रगड़ने से, उसके बाद उस ग्लास के रड को बहुत सारे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों, पेपर के टुकड़ों को पास ले जाने से क्या देखते थे कि ग्लास रड जो है पेपर के टुकड़ा को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो अपने दोस्तों को बताया तो लोग पूछा कि यही काम तो थेल्स साहब ने किए थे, आप कर दिए तो कौन बड़ा बात किए? वो अंबर से किए थे, आप ग्लास से कर रहे हैं। तो ये डिमोटिवेट हो गए, कुछ नहीं कर पाए। और इनसे ही पूछा गया कि बताइए ऐसा क्यों होता है कि ग्लास रड को जब सिल्क के कपड़ों से रगड़ा जाता है तो उसमें एक पावर आ जाता है, किसको अट्रैक्ट करने का? कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करने का। लेकिन ये पावर क्यों आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है?
ये कुछ बता नहीं पाए सर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने केवल एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए, बट ही ऑल्सो नॉट प्रूव्ड वाई। वो क्यों होता है, प्रूव नहीं कर पाए। जैसे कि थेल्स ने भी अंबर को रगड़ने पे उसके अंदर जो पावर आ जाती है, सूखी घास को अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके अंदर अंबर के अंदर क्यों पावर आया वो भी नहीं बता पाए। और ग्लास के अंदर भी पावर आया, उसको भी नहीं बताया, बस ये नाम दे दिए। अंबर मतलब इलेक्ट्रॉन होता था तो इसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिए। तो सर विलियम गिलबर्ट भी उसको बोला इलेक्ट्रिसिटी ही बोला। ग्लास रॉड को भी उन्होंने भी क्या बोला कि जो थेल्स साहब ने थ्योरी दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, तो इसी का भी नाम हम भी क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो थेल्स विलियम गिलबर्ट भी बहुत कुछ नहीं बताया, बस केवल ग्लास पे एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद ये नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद फिर एक 18th सेंचुरी में, यानी फिर 100 साल बाद, देखिए बीच में 1700 के बाद क्या आता है 1800, यानी 100 साल का गैप के बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए होंगे, लेकिन सारे साइंटिस्ट को हम लोग याद नहीं कर पाए। क्यों याद नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग कुछ अच्छा या कुछ विशेष नहीं कर पाए होंगे, इसलिए उनको हम लोग याद नहीं किए। तो 18 सेंचुरी यानी 1700 सेंचुरी, सर विलियम गिलबर्ट के 100 साल बाद कौन आया, एक फ्रांसिस ड्यूफ्राय, यानी फ्रांसिस ड्यूफ्राय नाम का एक साइंटिस्ट है जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांसिस ड्यूफ्राय नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट दिया। विलियम गिलबर्ट के से प्रेरित होकर और थेल्स से प्रेरित होकर इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट दिया, इन्होंने क्या देखा कि एक प्लास्टिक के रड को फर क्या होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर क्या होता है। एक प्लास्टिक के रड को या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फर क्या होता है। फर एक प्रकार का जानवर का जो छाल होता है उसको हम लोग फर बोलते हैं। तो एक प्लास्टिक को रड को उन्होंने फर से जब रगड़ा तो उन्होंने क्या देखा, फर से रगड़ने के बाद उन्होंने छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों पे वो लाए, पेपर के टुकड़े के पास लाए, तो देखें कि जो प्लास्टिक रड जो है पेपर के टुकड़े को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सेम चीज़ जो चीज़ विलियम गिलबर्ट ने ग्लास रड के साथ किया था वही चीज़ फ्रांस ड्यूफ्राय ने क्या किया, प्लास्टिक रड के साथ किया। लेकिन वो फर से रगड़ा थे, वो सिल्क क्लॉथ से रगड़े, तो भी पेपर के टिन्नी पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा था और ये भी पेपर के टिन्नी पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा था। तो लोगों ने पूछा कि बार बार सारे के सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में क्यों बता रहे हैं, कुछ तो अलग बताइए। थेल्स ने भी वही बता के गया, क्योंकि साइंटिस्ट का कम्युनिटी होगा उस समय, जैसे अभी भी हम लोग के साइंटिस्ट का बहुत सारा कम्युनिटी होता है ना, तो उस समय भी साइंटिस्ट का बहुत सारा कम्युनिटी होगा। तो उन्होंने बताया कि थेल्स ने भी वही बताया सेम चीज़ की, रगड़ने से एक पावर पैदा हो रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दिए। ये भी बताया कि ग्लास रड को रगड़ने से रेशम के कपड़े में एक पावर पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिए। फ्रांस ड्यूफ्राय ने भी वही बता रहा है। कुछ आप लोग अलग बताइए कि हम लोग उस पर सोचा जाए। क्या बोले कि कुछ आप लोग अलग बताइए कि हम लोग क्या करें उस पर सोचे। तो क्या देखे, इन्होंने भी वही देखा कि प्लास्टिक के रड को फर में रगड़ने से छोटे छोटे पार्टिकल को, तो बहुत सारे लोगों ने इनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो इन्होंने क्या कारण है के बारे में पूछा, तो इन्होंने क्या फिर कुछ दिन बाद और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। कुछ दिन बाद और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने फिर बताया, ही सा व्हेन टू प्लास्टिक रड रब्ड विद फर एंड ब्राउट टुवर्ड्स ईच अदर देन दे स्टार्ट रिपेलिंग। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले तो एक ही प्लास्टिक रड को क्या किए थे, वो रब किए थे। एक ही प्लास्टिक रड को एक फर के साथ रब करने के बाद टिनी पार्टिकल से क्या कर रहे थे, सटा रहे थे, तो टिनी पार्टिकल उससे अट्रैक्ट हो रहा था। तो लोगों ने इन पे सवाल कर दिया कि सब लोग एक ही बात बता रहे हैं, आखिर बताइए, कुछ अलग बताइएगा, तब ना विज्ञान में, तब ना साइंस में कुछ तरक्की होगा। आप लोग बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं, गुस्सा गया। तो ये भी इतना मेहनत किए थे, तो ये भी एक साइंटिस्ट थे, इनको भी अंदर ईगो हट हुआ, कहा कि नहीं हम इस पर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इनको भी अपने अंदर से एक आन आ गया कि नहीं अब कुछ भी हो जाए हम एक एक्सपेरिमेंट करके ही रहेंगे। तो इन्होंने दोबारा क्या किया कि 2 प्लास्टिक रड लिया, दोनों प्लास्टिक रड को क्या किया, फर से रगड़ा, बहुत देर तक रगड़ने के बाद जब दोनों प्लास्टिक रड को एक साथ ला रहे थे तो क्या देख रहे हैं कि दोनों प्लास्टिक रड एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। ये प्लास्टिक रड जो इस प्लास्टिक रड पे फोर्स लगा इसको इधर धकेल रहा है, ये प्लास्टिक रड जो इस प्लास्टिक रड पे फोर्स लगा के इधर धकेल रहा है। तब ये और ज़्यादा अचंभित हो गया, अरे ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, विलियम गिलबर्ट के बारे में भी पढ़ा था, तो उन्होंने फिर एक गिलास लिया, गिलास को लेने के बाद क्या किया, सिल्क के कपड़ा पे रगड़ा, एक और गिलास लिया, उस गिलास को भी सिल्क के कपड़ा पे रगड़ा। दोनों सिल्क के कपड़ा पे रगड़ने के बाद गिलास और प्लास्टिक को क्या किए, गिलास और 2 गिलास फिर लिए, दोनों गिलास को रगड़ने के बाद फिर
सटा के देख रहे हैं तो दोनों ग्लास भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो और ज़्यादा अचंभित हो गए क्योंकि दो प्लास्टिक रड भी एक दूसरे को रिपेल करने लगा और दो ग्लास रड भी एक दूसरे को रिपेल करने लगा। तो देखिए उस चीज़ को हम यहाँ लिखें, ही saw when two plastic rod rubbed with फॉर एंड ब्राउट टुवर्ड्स ईच अदर देन दे स्टार्ट रिपेलिंग। दो प्लास्टिक रड को जब एक फॉर से रगड़ने पे दोनों को आपस में लाया जा रहा था तो क्या हो रहा था, दोनों के दोनों रिपेल कर रहे थे। वैसे ही सेम रिपल्सन कैन बी सीन इन बोथ ग्लास, यानी वैसा ही सेम रिपल्सन बोथ ग्लास में भी हुआ। यानी दो ग्लास को क्या किया, सिल्क के क्लॉथ पे जो फ्रांसिस डू फ्राई थे, सिल्क के क्लॉथ पे दो ग्लास रड को रगड़े और फिर दोनों ग्लास रड को आपस में ला रहे हैं तो वहाँ पे ग्लास रड भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो उसको हम लोग एक शॉर्ट में लिख दिए, सम सेम रिपल्सन कैन बी सीन इन बोथ ग्लास, यानी दोनों ग्लास में क्या हो रहा था, सेम रिपल्सन हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, नाउ ही चार्ज ग्लास रड एंड प्लास्टिक रड विथ सिल्क एंड फॉर ब्राउट टुवर्ड्स ईच अदर देन एंड नाउ ही टोल्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप्स बट ही इज अनेबल टू प्रूव इट। अब क्या हुआ, जैसे ही जो फ्रांसिस ड्यू फ्राई थे उन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया। बहुत सारा चीज़ बताने के बाद उन्होंने एक चीज़ और एक्सपेरिमेंट किया कि जब दो ग्लास रड को रगड़ने पे दोनों ग्लास रड एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, वैसे ही प्लास्टिक रड को भी रगड़ने से दोनों प्लास्टिक रड एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। तब अब क्या किया, अब तीसरा कर रहे हैं कि एक ग्लास रड को और एक प्लास्टिक रड को, दोनों को प्लास्टिक रड को सिल्क, प्लास्टिक रड को फर के साथ और ग्लास रड को किसके साथ, सिल्क के साथ रगड़ के दोनों को जब पास ला रहे हैं तो दोनों को क्या देखे कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। नाउ ही चार्ज ग्लास रड एंड प्लास्टिक रड विद सिल्क और फर एंड ब्राउट टुवर्ड्स ईच अदर एंड ही सा बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। जब वो प्लास्टिक रड को और ग्लास रड को रगड़ने के बाद प्लास्टिक रड और ग्लास रड को क्या रगड़ने के बाद प्लास्टिक रड और ग्लास रड को क्या किए, रगड़ने के बाद जब वो एक जगह ला रहे थे तो क्या देखे कि प्लास्टिक और रड और ग्लास रड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये चीज़ उन्होंने देखा तब सब लोगों को बताया कि माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है दो प्रकार के होता है। वो क्या बताएं, बस इतना ही बताएं, जब ग्लास रड को सटाएं तो रिपेल किया, प्लास्टिक रड को सटाएं तो भी रिपेल किया। तब उन्होंने एक चीज़ बताया, क्या बताया, वो ये बताया कि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, हाँ, फिर ग्लास रड और प्लास्टिक रड को साथ लाए तो चिपकने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है दो प्रकार के होता है। वो क्या बताया, नाउ ही टोल्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। वो बताया फ्रांसिस डू फ्राई की इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, दो प्रकार के होता है। लेकिन वो भी प्रूफ करने से बाधित रहे, वो भी प्रूफ कर नहीं पाए, वो उनका जीवन खत्म हो गया। उतना ही प्रयास करते करते वो मर गए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बस केवल इतना ही बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार का होता है। उनका एक्सपेरिमेंट था प्लास्टिक, ग्लास, फिर ग्लास प्लास्टिक। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार का होता है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया कि कौन सा होता है। उसके बाद ये इतना बताने के बाद तो वो कुछ नहीं कर पाए, ना उसको प्रूफ कर पाए कि ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ग्लास रड को रगड़ने से क्यों ऐसा हो रहा है, प्लास्टिक रड को रगड़ने से क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारे में से सारे कोई चीज़ वो बता नहीं पाए। बस इतना बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार का होता है। वो ऑब्जर्वेशन था कि प्लास्टिक रिपेल कर रहा था, ग्लास रिपेल कर रहा था और ग्लास प्लास्टिक अट्रैक्ट कर रहा था। तो बता दिए कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार का होता है, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए। अब हम लोग के जब फिजिक्स के दुनिया में, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आती है जब फिजिक्स के हिस्ट्री में, जब इलेक्ट्रिसिटी के हिस्ट्री में एक बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका का रहने वाला था वो एंट्री करता है। जैसे ही उसका एंट्री होता है तो फिजिक्स के दुनिया में एक मतलब अलग सा माहौल छा जाता है, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तब तक आप कह जाओ। हम लोग बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे हम लोग के फिजिक्स, यानी जब हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं तो क्या होता है। अभी बताया कि जो फ्रांसिस ड्यू फ्राई थे उन्होंने बहुत सारा चीज़ को बताया। उन्होंने प्लास्टिक रड और फर के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो कागज़ के टुकड़े अटैक हो रहा था। फिर उन्होंने प्लास्टिक को एक साथ लाया तो रिपेल कर रहे थे, ग्लास को एक साथ लाया तो रिपेल कर रहे थे, ग्लास प्लास्टिक को एक साथ लाया तो अट्रैक्ट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बता पाया, उन्होंने प्रूफ नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और वो कुछ नहीं बता पाए। बस केवल इतना बताकर चले गए कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार का होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसको हम लोग फिजिक्स के दुनिया का
मतलब क्या बोले, एक हड्डी बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, यानी फिजिक्स की दुनिया का मतलब दिल बोला जाता है। यानी अगर शायद ये ना होते तो क्या होता, यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम ही नहीं हो पाता, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे आगे स्टडी ही शायद ना हो पाता। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिका के रहने वाले थे, एक बहुत बड़ा थिंकर थे, सोचने वाले थे, साइंटिस्ट थे। और एक बार की बात है, उन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने तो बहुत पहले से जानता था कि पत्थर को रगड़ने से क्या आता है, बिजली पैदा होता है। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि वो अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे और दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे और उनके दरवाजे के आगे गार्डन था। तो क्या देखा कि जैसे ही दरवाजे पे बैठे हुए थे अपने, और एक अचानक आंधी उठ गई, तूफान आ गई और बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। तो उन्होंने बचपन में देखा था कि हम लोग जब दो पत्थर को आपस में टकराते थे तो जैसी बिजली कड़कती थी वैसा ही बिजली आसमान में भी क्या हो रही है, अभी कड़क रही है। उन्होंने क्या देखा कि जो बिजली हम लोग बचपन में पत्थर को टकरा कर कड़काते थे, सेम बिजली वो कहाँ पे कड़क रही है, आसमान में कड़क रही है। जरूर इस बिजली से और उस बिजली में जरूर कोई ना कोई रिलेशन है। उन्होंने क्या देखा कि जो स्पार्क, जो मतलब स्पार्क उस समय तो स्पार्क ही बोला जाता था, जो स्पार्क जो होता है पत्थर को रगड़ने से, पत्थर को टकराने से होता था, वही स्पार्क आकाश में भी जब बारिश होती थी, जब आंधी तूफान उठता था तो होता था। तो उन्होंने क्या सोचा कि जरूर ये स्पार्क और ये आकाश में का स्पार्क और पत्थर का स्पार्क में जरूर कोई ना कोई रिलेशन है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था क्या, काइट एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है। आप लोग 7-8 में होंगे तो पढ़े होंगे काइट एक्सपेरिमेंट के बारे में। उन्होंने क्या किया कि एक दिन जब बारिश का मौसम जैसा था, यानी अभी आंधी तूफान उठा ही था, तो उन्होंने एक पतंग में एक लोहे का की, आयरन की क्या किया, बांध कर और पतंग को उड़ाने लगे। पतंग को बहुत ऊंचा चला गया, पतंग उड़ने लगा। काइट एक्सपेरिमेंट कौन करते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पतंग को उड़ाने लगे तो पतंग को जब उड़ाने लगे तो पतंग बहुत ज़्यादा ऊपर गया और ऊपर जाते ही उसमें की लटका हुआ था और बारिश भी होने लगी और बिजली भी तड़कने लगा। तो बारिश होने लगी तो उनका पतंग का जो धागा था क्या हुआ, भीग गया धागा। उनका पतंग में जो डोरी लगा हुआ था वो भीग गया और चाबी भी भीगा हुआ था और पतंग आकाश में क्या हो रहा था, उड़ रहा था। तो जब पतंग आकाश में उड़ रहा था और उसमें चाबी लगा हुआ था लोहे का और उसका धागा भी भीगा हुआ था, तो उन्होंने क्या देखता है कि जो बिजली कड़क रही है तो उनके पतंग के पास आकर उस चाबी में आ गई, पतंग के पास आकर चाबी के पास आकर गायब हो गई, यानी पतंग के पास आ गई। यानी तो उन्होंने सोचा कि ये जरूर बिजली मेरे चाबी में गायब हो गई। यानी जब बिजली कड़कता था तो तुरंत उनके चाबी के पास, वो पतंग में जो चाबी लगा था, यानी उनको तो उतना दूर से चाबी नहीं दिखाई देता, लेकिन उनको लगता था कि पतंग के पास आकर बिजली गुम हो जा रही है। तो जैसे ही बार बार ऐसा होता था तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि एक बार हम इस धागा को टच करते हैं, धागा में कुछ आ रहा है कि नहीं। तो पहले तो एक लटाई जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं उसको पकड़े हुए थे तो उनको कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन जैसे ही एक आध दो बार वो धागा को टच करते, जैसे ही बिजली कड़क के काइट के पास, पतंग के पास आता था, वैसे ही वो धागा को टच करते थे तो उनके हाथ पे झटका लगता था। जब झटका लगा तो बार बार 2-3 बार किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या दिया कि वो जो आकाश में स्पार्क है उससे भी झटका लगता है, जो पत्थर से हम लोग टकराते हैं वो स्पार्क है, उसमें भी क्या होता है, हम लोग को झटका लगता है। तो उस स्पार्क को क्या दिए, दैट स्पार्क इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने क्या बताया कि जो स्पार्क है वो कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। उन्होंने क्या बताया कि जो आकाश में स्पार्क हो रहा है वो क्या है, कुछ नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिसिटी है। तो उन्होंने सोचने लगा कि आखिर आकाश में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ सकता है, तो आकाश में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ सकता है। तो उन्होंने पत्थर को टकराने के कंसेप्ट से सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी पत्थर, जो स्पार्क पत्थर के टकराने से आता है वही स्पार्क आकाश में बादल को टकराने से आता है। तो बादल के टकराने से जो स्पार्क पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन पत्थर के टकराने से जो स्पार्क पैदा होता है वो बहुत कम पैदा होता है। तो उन्होंने बादल के टकराने से जो स्पार्क पैदा हुआ और पत्थर के टकराने से जो स्पार्क पैदा हुआ, उसी स्पार्क को क्या नाम दिए उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिए। उसके बाद फिर आता है क्या आता है, नाउ बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस ए टर्म चार्ज। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का तो खोज हो ही गया। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बेंजामिन फ्रैंकलिन बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को क्या देते हैं, नाम दे देते हैं। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो एंड नाउ बेंजामिन इंट्रोड्यूस अ टर्म चार्ज। उसके बाद बेंजामिन ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किए, जब वो बता दिए कि आकाश में जो बिजली
रखता है वो कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी ही है। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन एक टर्म दिए जिसका नाम था क्या, चार्ज। अब दोस्तों ये चार्ज क्या है, तो ये जो चार्ज है आवेश, इसको हिंदी में आवेश बोलते हैं, इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज क्या बोलते हैं, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी चार्ज क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का, यानी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या नाम दिया, चार्ज दिया। तो उन्होंने चार्ज को डिस्कवरी किया, चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस किया। और चार्ज लोगों ने पूछा कि बताइए ये चार्ज क्या है, तो चार्ज के बारे में उन्होंने क्या बताते हुए कहा कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर के। दुनिया में कोई भी मैटर है, हर मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हम लोग का भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और मैटर का भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो चार्ज भी क्या है, एक कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस का क्या है, कोई भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फिर उन्होंने बताया कि चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है। चार्ज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। उन्होंने चार्ज के बारे में बताया कि एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज को दो भागों में उन्होंने बताया कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो लोगों ने पूछ दिया कि बताइए फ्रैंकलिन साहब कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और ये निगेटिव चार्ज क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको समझा दीजिए। तो फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे ही, उन्होंने थेल्स के बारे में भी पढ़ा था, उन्होंने विलियम गिलबर्ट के बारे में भी पढ़ा था, उन्होंने फ्रांसिस ड्यूक फ्रॉय के बारे में भी जानते थे कि फ्रांसिस ड्यूक फ्रॉय ने ऐसे ऐसे सारे चीज़ को बताया। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि चार्ज होता है, और उन्होंने फिर आकाश का एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि आकाश में जो स्पार्क आते हैं वो कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में बताया, और फिर चार्ज को उन्होंने दो प्रकार में बांटा कि एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक निगेटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, लोगों ने पूछा कि बताइए सर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं। तो उन्होंने अपने मन से कहा, क्या बोला, अपने मन से कहा कि जो ग्लास रड होता है ना, ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लास्टिक रड पे निगेटिव चार्ज होता है। यानी क्या बताया कि ग्लास रड को जब हम लोग सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो उस पर जो चार्ज आता है क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और फिर उन्होंने ये भी बताया प्लास्टिक रड है, प्लास्टिक रड को हम लोग फर से रगड़ते हैं तो उस प्लास्टिक रड में जो चार्ज आता है वो निगेटिव चार्ज आता है। तो फिर लोगों ने पूछना सवाल कर दिया, यहाँ पे भी आज के डेट में भी आप लोग आगे बढ़िएगा तो लोग आपका पीछा खींचना स्टार्ट कर देंगे, आप आगे क्यों बढ़े। क्या ये सभी मेरे साथ हुआ है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग मेरे चैनल को स्ट्राइक पे स्ट्राइक मरवाते आ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये सब होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको मालूम है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आगे एक ना एक दिन फल मिलेगा ही मिलेगा, मेहनत कभी भाव नहीं जाता है। तो छोड़िए, उस समय भी लोग फ्रैंकलिन से बहुत ज़्यादा लोग पूछने वाले थे, पूछने लगे कि बताइए, आप तो बिना कुछ सोचे समझे बोल दिए कि जो ग्लास रड पे सिल्क क्लॉथ में रगड़ने से चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। प्लास्टिक रड में जो रगड़ने से चार्ज आता है फर में उसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। वो कैसे होगा बताइए। तो उन्होंने बता नहीं पाए, उन्होंने सोचे कि ठीक है मैं बताऊंगा। तो उसी समय जब इधर बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसी समय जे थॉमसन और रदरफोर्ड, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, ये तीनों आदमी इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का खोज कर चुके थे। जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड वर स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पैरेलली दैट टाइम। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में खोज कर रहे थे, सेम उसी समय दूसरा साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, ये तीनों आदमी स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटम के स्ट्रक्चर पे क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करते वक्त उन्होंने तीनों आदमी ने मिलकर क्या क्या खोज कर दिया था, इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया था, प्रोटॉन का खोज कर दिया था और न्यूट्रॉन का भी खोज कर दिया था। यानी जब बेंजामिन फ्रैंकलिन इस साइड इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी कर रहे थे, उसी समय जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड क्या चीज़ का स्टडी कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी खोज कर चुका था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी खोज कर दिया था। तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जब कोई सी इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे कि बीच में न्यूक्लियस होता है
और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और चारों बगल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करते रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मेटल में चारों ओर क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। जब उसको ज़्यादा एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से उछल के दूसरे सेल में चला जाता है, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, और ज़्यादा एनर्जी मिलने पर वो बाहर भी चला जाता है। आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े होंगे, इसको डिटेल में इतना पढ़ाने का जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप 9th में पढ़े होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो ये चीज़ पढ़े होंगे आप 9th में। तो 9th में क्या पढ़े होंगे कि जब न्यूक्लियस जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बीच में रहता है, चारों बगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है। तो जब हम लोग एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह निकल के क्या होता है, ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। तो उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनके भी जे थॉमसन और जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड के द्वारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का खोज हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जो जे थॉमसन और रदरफोर्ड पढ़ाई कर रहे थे, उसके बारे में भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस समय क्या किया, पढ़ा। अब पढ़ने के बाद उन्होंने क्या बोला कि जो हम लोग जब ग्लास रॉड को क्या करते हैं, जब वो पढ़ लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में वो जे थॉमसन के द्वारा और रदरफोर्ड के द्वारा जो लिखा गया थ्योरी था, लिखा गया किताब था, उसको पढ़े बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पढ़े तो उनको तो लोग पूछा था कि बताइए ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पे निगेटिव चार्ज ऐसा क्यों हो रहा है, ग्लास रॉड पे निगेटिव और प्लास्टिक पे पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है। तब उन्होंने क्या बताया, जब वो जे थॉमसन और रदरफोर्ड के थ्योरी को पढ़ लिए तब उन्होंने बताया कि जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पे, रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़े का जो ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टूटकर रेशम के कपड़े पे चला जाता है और ग्लास रॉड के अंदर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उन्होंने बताया, तो लोगों ने पूछा कि तो ग्लास रॉड पे चार्ज कहाँ से आया, तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आता है कहाँ से आता है, सिल्क से, फ्रॉम सिल्क से, यानी ग्लास रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से आया, फ्रॉम सिल्क से। क्योंकि जब ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़ा से रगड़ा जाता था तो ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन होता था, इलेक्ट्रॉन, ग्लास का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उत्तेजित होकर ज़्यादा एनर्जी पाकर टूटकर किसके पास आ जाता था, सिल्क क्लॉथ के पास आता था। जैसे ही सिल्क क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, ग्लास के पास ज़्यादा प्रोटॉन होगा। तो आपको पता होगा कि दुनिया में सारा का सारा चीज़ क्या है, न्यूट्रल है, हर चीज़ न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि उसके पास अगर हर कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़, मान लीजिए ये हम लोग का कंप्यूटर का माउस है, ये क्या है, हम लोग का एक कंप्यूटर का माउस है। कंप्यूटर के माउस भी क्या है, एक न्यूट्रल है। अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 5 प्रोटॉन भी होगा, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन भी है, 5 प्रोटॉन भी है, इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, इसीलिए क्या है, ये न्यूट्रल है। तो हमारे कहने का मतलब जब ये न्यूट्रल है छोटू, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है तो न्यूट्रल है। लेकिन जब मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ग्लास रॉड है, मार्कर ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड पे 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। तो जब इसको सिल्क क्लॉथ से क्या करेंगे, सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल है, जब इसको सिल्क क्लॉथ से रबिंग करेंगे तो रबिंग करने के दौरान इस ग्लास रॉड में जो 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन टूट के किस पे आ जाएगा, सिल्क पे आ जाएगा। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा और 5 प्रोटॉन बचा। तो इस पे 5 प्रोटॉन बचा, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसीलिए ग्लास रॉड को जब सिल्क पे रगड़ा जाता था तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और सिल्क पे निगेटिव चार्ज आ जाता था। वैसे ही प्लास्टिक रॉड के भी बारे में लोगों ने उनसे पूछा कि बताइए प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव चार्ज ही क्यों आता है। तो उन्होंने बताया कि जब प्लास्टिक रॉड को फोर्स से रगड़ते हैं तो फर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लास्टिक रॉड में जाता है, तो प्लास्टिक रॉड के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इतना तो उन्होंने बता दिया कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव चार्ज होता है। अब हम लोग आगे इसके बारे में फिर उसके बाद एंड अगेन बेंजामिन फ्रैंकलिन टोल्ड दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस वन एटम टू अनदर एटम। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बताएं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जब हम लोग किसी चीज़ को रबिंग करते हैं तो एक एटम से दूसरे एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि बताएं कि जब ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क के क्लॉथ से रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन जो होता है टूट कर कहाँ पे जाता है, सिल्क में चला जाता है। और प्लास्टिक में पढ़ेंगे तो क्या होता है, फर का इलेक्ट्रॉन टूट कर प्लास्टिक में आ जाता है। तो प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी होगा, यानी प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ग्लास में इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया
कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है एक एटम से अनदर एटम में। ये कब बताया, जब जे थॉमसन और जेन चैडविक और रदरफोर्ड का इस थ्योरी को पढ़े, उसके बाद ये चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया और साइंटिस्ट लोग उनसे सहमत भी हुए। उसके बाद वो एक और फार्मूला दिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन सिल्क। यानी हमारे कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क का क्लॉथ है, ये मान लीजिए ये सिल्क का क्लॉथ है, ये मान लीजिए ग्लास रॉड है, ये सिल्क का क्लॉथ है। जब ग्लास रॉड के पास 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, इसके पास भी मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, दोनों के दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। जब दोनों के दोनों बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से रब करेंगे, तो इस ग्लास का जो एटम में, इस ग्लास के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन 4 गो इलेक्ट्रॉन टूट कर कहाँ पे आ जाता है, सिल्क में आ जाता है, सिल्क के कपड़ा में आ जाता है। तो ग्लास पे 6 गो इलेक्ट्रॉन बच गया और 10 गो प्रोटॉन बच गया, यानी ग्लास पे प्रोटॉन का संख्या क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी इस पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन इस सिल्क क्लॉथ में तो इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ ले लिया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा हो गया, 4 गो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी भी होगी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का 4 गो कमी है तो इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी होगी। तो उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड बराबर नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन सिल्क, यानी जितना नंबर ऑफ ग्लास में जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन टूट के गया, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 4। और तो इसमें नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज कितना हो गया, 4। तो 4 4 दोनों बराबर है, दोनों अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल बन जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के कंसेप्ट दिया, फिर चार्ज कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताया। अभी हम लोग थोड़ा सा और बेंजामिन फ्रैंकलिन का कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद चार्ज और मास के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी एक थोड़ा सा और देखना है, तब तक आप इसको नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाद प्लास्टिक में निगेटिव चार्ज होता है, क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने बता दिया कि ग्लास रड पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है सिल्क के कारण होता है, और जो प्लास्टिक रड पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फर के कारण होता है। फर और सिल्क को तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक चीज़ और एक्सप्लेन किया जो कि हम लोग के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब हम लोग देखते हैं क्या नाउ बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करते हैं, एक एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक रड को, एक ग्लास रड को लाते हैं और एक सिल्क को कपड़ा को लाते हैं, दोनों को रबिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं कि ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आ गया। वैसे ही एक और ग्लास रड को लाते हैं, उसको भी सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद फिर क्या देखते हैं कि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क पे निगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों ग्लास रड को क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं। जब दोनों ग्लास को सिल्क से रगड़े हैं तो दोनों ग्लास सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसका वाला, यही फ्रांसिस ड्यूक फ्राई वाला। लेकिन फ्रांसिस ड्यूक फ्राई तो बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार का होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है। फ्रांसिस ड्यूक फ्राई भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को बेंजामिन फ्रैंकलिन करते हैं और बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो वैसे ही 2 गो ग्लास रड को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिल्क क्लॉथ से रगड़ा, और सिल्क क्लॉथ से रगड़ने के बाद दोनों ग्लास को आपस में एक दूसरे से क्या किया, सटा रहा था। तो क्या हो रहा था, दोनों में रिपल्सन का फोर्स लग रहा था, दोनों में क्या हो रहा था, रिपल्सन का फोर्स लग रहा था। और दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था दोनों ग्लास के ऊपर, क्योंकि ग्लास का सिल्क क्लॉथ से लग रहा है तो दोनों ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों ग्लास को जब पास लाया जा रहा था तो वो दोनों में क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। वैसे ही उन्होंने क्या किया, 2 गो प्लास्टिक रड लिया और दोनों प्लास्टिक रड को फर के साथ क्या किया, रगड़ा। फर के साथ जब रगड़ा तो क्या देखे कि प्लास्टिक पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और फर पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उन्होंने दोनों प्लास्टिक रड को क्या किए, एक साथ लाए। जब दोनों प्लास्टिक रड को क्या किए, एक साथ लाए, तो एक साथ लाते हैं तो क्या होता है, फिर देखते हैं कि ये प्लास्टिक रड जो है इस पर उधर की ओर फोर्स लगाता है और ये प्लास्टिक रड इस पर फोर्स लगाता है, यानी दोनों प्लास्टिक रड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। देखिए इस पर भी सेम चार्ज है और इस पर भी चार्ज है, तो दोनों सेम चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। वैसे ही ऊपर में भी प्लस प्लस सेम चार्ज था दोनों ग्लास पे सेम चार्ज था, तो क्या कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के अलग अलग फोर्स लगाकर क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। यानी ग्लास रड को अगर हम लोग सटाते हैं रगड़ने के बाद, रबिंग करने के बाद, तो दोनों आपस में एक दूसरे में रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं। वैसे ही प्लास्टिक रड को
फर के साथ रब करने के बाद पास मिलाते हैं तो प्लास्टिक रड भी क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है। तो फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस डुफ्राई किए थे वही किए। फिर क्या देखे कि ग्लास रड को और प्लास्टिक रड को, ग्लास रड और प्लास्टिक रड, ग्लास रड को कैची में रगड़ के ला रहे हैं, ग्लास रड को ला रहे हैं सिल्क के क्लॉथ में रबिंग करके, और प्लास्टिक रड को वो ला रहे हैं फर के क्लॉथ, फर क्लॉथ में होता है जानवर का स्किन टाइप का होता है, तो फर में प्लास्टिक को रड को लगल के ला रहे हैं, जो रबिंग करके ला रहे हैं। जब दोनों प्लास्टिक के रड को और ग्लास के रड को, दोनों को जब एक दूसरे को लाते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यानी ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रड पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, अट्रैक्शन होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उन्होंने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यानी डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है और सेम चार्ज रिपेल कर रहा है। यानी लाइक चार्ज क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है, और लाइक चार्ज रिपेल कर रहा है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखिए लाइक चार्ज क्या है, पॉजिटिव, दोनों लाइक चार्ज है, एक ही जैसा सेम चार्ज है, तो पॉजिटिव क्या हो गया, लाइक चार्ज हो गया। निगेटिव लाइक चार्ज हो गया। यानी लाइक चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और पॉजिटिव निगेटिव, यानी ग्लास रड का चार्ज पॉजिटिव, प्लास्टिक रड का चार्ज निगेटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव यानी अनलाइक चार्ज क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो उन्होंने एक टर्म क्या दिया, उन्होंने फिर बताया कि नाउ he explained that like charge repel each other and unlike charge attract each other। जो कि लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बारे में कंसेप्ट कौन नहीं दिया था, फ्रांसिस डुफ्राई नहीं दिए थे। फ्रांसिस डुफ्राई ये भी नहीं बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। उनके आधा अधूरा कहानी को बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करते हैं, सही करते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्हीं के एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बताते हैं कि जो लाइक चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, धक्का देता है। और जो अनलाइक चार्ज होता है, डिफरेंट चार्ज होता है, निगेटिव पॉजिटिव चाहे पॉजिटिव निगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो लास्ट में वो एक्सप्लेन किए कि क्या एक्सप्लेन किए कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो गाइज आपका लेक्चर इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पूरी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और एक चीज़ और, एक कंसेप्ट आपको और मैं बताना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं कतई नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में दैट कंसेप्ट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। इस वीडियो में मैं उस कंसेप्ट को नहीं बताऊंगा। मैं वो कंसेप्ट क्या है कि आखिर क्या चीज़ सोचकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव नाम दिया और निगेटिव चार्ज को निगेटिव नाम दिया। वो चाहते तो पॉजिटिव चार्ज को और भी नाम दे सकते थे, निगेटिव चार्ज को और भी नाम दे सकते। आखिर उन्होंने पॉजिटिव ही क्यों नाम दिया और निगेटिव ही क्यों नाम दिया? तो इस चीज़ को आप लोग जानना चाहते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और फिजिक्स को ऐसे ही बिल्कुल कहानी की तरह, कोई भी न्यूमेरिकल हो या कैसा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, आई विल मेक यू लव इन फिजिक्स। आपको फिजिक्स से प्यार करना नहीं सिखा दिए तो फिर आप कंप्यूटर स्टडी चैनल को छोड़कर चले जाइएगा। सो दोस्तों, आप अगर उस चीज़ कंसेप्ट को जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने पॉजिटिव को चार्ज को पॉजिटिव और निगेटिव ही नाम क्यों दिया, तो आप मेरे आने वाला लेक्चर को जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, फिर से पीछे कीजिए, फिर से देखिए, रिवर्स करके अगेन एंड अगेन देखिए। आपको निश्चित है कि समझ में आएगा। इतना ज़्यादा कंसेप्ट और इतना ज़्यादा डीप में दोस्तों इंट्रोडक्शन क्लास में अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं मिला है। और निश्चित है कि आगे लोग पढ़ाएंगे मेरे वीडियो देखने के बाद। मैं कोई कंसेप्ट आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरे इस व्यू से पढ़ा रहा हूँ को जो बच्चा आज 9th 10th में है वो कल IIT का में जाएगा, कल कहीं और जाएगा, फिजिक्स के दुनिया में, साइंस की दुनिया में नाम रोशन करेगा। इसीलिए मैं पूरे बेसिक से साइंस को सिखाऊंगा आपको। इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आपको IIT JEE मेंस एडवांस मैथ, एयरफोर्स नेवी NDA, उसके बाद क्लास 9 10, उसके बाद सिलेबस से रिलेटेड जानकारी, कैसे पढ़ना है, मोटिवेशन वगैरह सब के वीडियो आपको आती रहेगी। सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू।